पहले तो हम यहाँ पर कल की जो डिस्कशन है उसके हवाले से कुछ जो पॉइंट्स स्पेसिफिक पॉइंट्स ऐसे थे जो दोबारा डिस्कस होने चाहिए, उन पॉइंट्स को ज़रा हम एक दफ़ा जो है वो नज़र मार लेते हैं। जिसमें मैंने कल आप लोगों के साथ एक डॉक्यूमेंट भी शेयर की थी। मैंने आप लोगों को जो है वो ये भी जो एक स्क्रीनशॉट भी भेजा था। और उसके बाद फिर ये जो एक हमारे पास बुक है जो ऑलमोस्ट तमाम यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती है एवोल्यूशन की, मार्क रिडले, इसको भी जब मैंने देखा एक चीज़ मुझे बहुत वाज़ेह क्लियर कट सामने आई, और वो ये है कि एलोपैट्रिक और पेरीपैट्रिक जो है इन दोनों को सेपरेट करने का फ़ायदा कोई नहीं है। या यूँ कह लीजिए कि इन दोनों को सेपरेट करने में जितना प्रॉब्लम आता है उससे बेहतर ये है कि या तो दोनों को पेरीपैट्रिक कह दिया जाए या दोनों को एलोपैट्रिक कह दिया जाए। वाहिद जो एक डिफरेंस वहाँ बताया गया है, जो कि मेरी अपनी नज़र में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, वो क्या है कि जब पेरीपैट्रिक स्पीशिएशन होती है तो एक स्पीशीज़ का साइज़ दूसरी से बहुत कम होता है। जैसे कि हमने श्रिम्प का पढ़ा था कि अगर 50 इंडिविजुअल्स हैं और किसी वजह से 10 एक साइड पर चले जाते हैं तो एक पॉपुलेशन का साइज़ बहुत छोटा हो जाता है। तो वो जो श्रिम्प वाली एग्जांपल थी, अब वो पेरीपैट्रिक, बट देयर इज़ नो बॉर्डर लाइन, जिस तरह मैंने कल वर्ड यूज़ किए थे कि ब्लैक एंड वाइट डिफरेंस इनमें नहीं है। ठीक है, ज़बरदस्ती आपने पेरीपैट्रिक की मिसाल देनी है तो वो एक अलग बात है, लेकिन ये इतनी आइडेंटिकल चीज़ें हैं, इतनी करीब करीब की चीज़ें हैं कि इनमें बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करना जो है वो ना तो पॉसिबल है और ना ही हमें ज़रूरत पड़ती है। लेकिन वो जो एक पॉइंट मैंने आपको बताया, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी टेस्ट में बैठे हों और आपको एमसीक्यू उससे रिलेटेड आ जाए, तो वो जो एक पॉइंट मैंने बताया है पॉपुलेशन के साइज़ वाला, आप वो यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो माशाल्लाह जो क्वेश्चन आते हैं, इवन जो कम्पिटिटिव टेस्ट है उसमें भी जो क्वेश्चन आते हैं उनमें लकीर के फ़कीर होना जो है वो बड़ा ही प्रेफर किया जाता है। तो इस वजह से ये लकीर की फ़कीरी जो है वो हमें थोड़ी सी आनी चाहिए, और वो यही है कि जो हमारी बुक्स में डिफरेंसेस बताए गए हैं वो यही है। लेकिन जहाँ तक मैं अगर इस मार्क रिडले की बुक की बात करूँ, जिसके हवाले से किसी ज़माने में मेरे बड़े नेगेटिव रिमार्क्स होते थे, बट रिसेंटली जब मैंने ये बुक सही तरीके से पढ़ी है, खुद पढ़ी है बेसिकली, वही बात जो मैं कल आपसे शेयर कर रहा था कि खुद पढ़े ना बंदा तो फिर बात बहुत दफ़ा बन जाती है। समटाइम आपको इस तरह पढ़ाई गई होती है चीज़ कि आपको बिला वजह उससे जो है वो नफ़रत सी हो जाती है। तो ये बिल्कुल ऐसी ही मिसाल है। तो इस बुक के मुताबिक जो एलोपैट्रिक और पेरीपैट्रिक है उनमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं की गई। पूरी बुक में 3 टाइप्स बताई गई हैं स्पीशिएशन की, पैरापैट्रिक, सिम्पैट्रिक और एलोपैट्रिक। और जो पैरापैट्रिक है वो बड़ी ही मज़े की चीज़ है। ठीक है, पैरापैट्रिक और सिम्पैट्रिक जो है ये दोनों ऑलमोस्ट सेम चीज़ें हैं, लेकिन ये इनके अंदर जो डिफरेंस है वो उससे ज़्यादा है, जिसको आप कहते हैं एलोपैट्रिक और पेरीपैट्रिक से बहुत ज़्यादा है। पैरापैट्रिक और सिम्पैट्रिक में ये अभी हम सारी बातें अभी हम रिपीट भी करेंगे और हम इन चीज़ों को जो है वो ठीक तरीके से समझ भी लेंगे कि ये सारा कुछ क्या चीज़ें हैं। अच्छा जी, यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि ये तो हमें वाज़ेह हो गया कि हमने डिफरेंस किस एतबार से करना है। तो अब आगे चलते हैं डिस्कशन पे। हमारी जो डिस्कशन चल रही थी दैट वाज रिगार्डिंग द रीजन और उसके जो बैरियर्स वगैरह हैं उसके हवाले से, और उसमें हमने काफ़ी इस हवाले से गुफ्तगू कर ली थी कि बैरियर्स होने या ना होने से क्या होता है। सो अब आगे अगर हम मूव करते हैं तो यहाँ पर बेटा हमें ये पता लगता है कि स्पीशिएशन इज़ नॉट दैट मच सिंपल, क्योंकि अभी मैंने आपको बात की कि यहाँ पर और भी टाइप्स हैं स्पीशिएशन की, तो उनको भी अब हम अगर यहाँ पर डिस्कस कर लें तो इट वुड बी बेटर। मैंने कल आप लोगों से जो डिस्कस की थी वो सिर्फ थी एलोपैट्रिक, सिर्फ और सिर्फ एलोपैट्रिक मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की थी, तो जियोग्राफिकल बैरियर्स की वजह से। फिर मैंने आपसे कुछ गुफ्तगू की थी पेरीपैट्रिक के हवाले से, और वो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बता दिया कि इन दोनों के हवाले से क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए। फिर उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जिनमें हमने सिम्पैट्रिक को भी डिस्कस किया था। सिम्पैट्रिक के हवाले से सिम्पैट्रिक स्पीशिएशन एक ऐसी स्पीशिएशन होती है जिसमें ज़्यादातर जो होता है वो इनका सिम्पैट्रिक मतलब कॉमन ग्राउंड, यानी कि इनकी सेम कंट्री होती है, सेम कंट्री, एक ही रीजन में रह रहे होते हैं,
सेम कंट्री बट देयर इज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। यहाँ पर जो है वो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाती है, जिसकी वजह से अगर ये इकट्ठे भी रह रहे हों तब भी ये रिप्रोड्यूस नहीं करते। तो क्योंकि इनके अंदर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाती है, किसी भी वजह से रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो सकती है, लेकिन क्योंकि इनमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाती है लिहाजा ये एक ही जगह पर रहते हुए भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसकी एक एग्जांपल क्या आ जाती है बेटा, इसकी एक एग्जांपल आ जाती है सिबलिंग स्पीशीज। सिबलिंग स्पीशीज वो होती हैं जो कि अगर इनको आप इकट्ठा कर भी दें, अगर इनका इन्वायरमेंट इतना कॉमन हो कि आप इनको इकट्ठा कर सकते हो और आप इनको कर भी दें तब भी ये रिप्रोड्यूस नहीं करते। एक होता है ना कर सकना, वो एलोपैट्रिक है। एक होता है कि आपने इकट्ठा कर दिया एक ही जगह के ऊपर और वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे, तो वो चीज़ जो है वो कहलाती है, वो सिबलिंग स्पीशीज कहलाती हैं। और सिम्पैट्रिक में बहुत सी ऐसी स्पीशीज हो सकती हैं जो इतनी सिमिलर हो दिखने में कि आप कहें कि ये शायद एक ही स्पीशीज है, लेकिन वो डिफरेंट काउंट होती है। ठीक है, तो ये जो है वो जो सिबलिंग स्पीशीज या इस तरह की जो स्पीशीज है जो एक ही एरिया में रह रही हैं, लेकिन वो किसी भी बैरियर की वजह से, अब वो बैरियर प्री जाइगोटिक या प्री जाइगोटिक या पोस्ट जाइगोटिक दोनों हो सकता है, दोनों किस्म के बैरियर्स हो सकते हैं, लेकिन जो बैरियर्स हैं वो लाजमी होते हैं रिप्रोडक्टिव बैरियर्स, जिसकी वजह से ये एक ही एरिया में रहते हुए भी जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं करते। अब कल यहाँ पर एक कंफ्यूजन पैदा हुई थी जिसको मैं क्लियर करने के लिए इस बुक का एक सहारा लूंगा। यहाँ पर जो है वो जो सिंपैट्रिक स्पीशीशन है उसके हवाले से दो चार दफा चीज़ें डिस्कस हुई हुई हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इस चीज़ पर गौर कीजिए ज़रा। वो कहता है कि जो सिंपैट्रिक स्पीशीशन है वो थ्योरेटिकली पॉसिबल है। और ये बात मैं अभी थोड़ी देर पहले एक जब मैं स्टडी कर रहा था तो मैं देख रहा था कि कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि सिंपैट्रिक स्पीशीशन पॉसिबल नहीं है जब तक एलोपैट्री नहीं होगी। लेकिन हाँ, सिंपैट्रिक स्पीशीशन बहुत मुश्किल चीज़ है। उसकी जगह एक और टाइप की स्पीशीशन है जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बताऊंगा, वो हो सकती है। लेकिन एक रीजन में रहते हुए दो सिमिलर स्पीशीज का रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट रहना बहुत मुश्किल है। इसीलिए यहां पर जो स्टेटमेंट दी हुई है वो है कि ये थ्योरेटिकली पॉसिबल है। जरूर थ्योरेटिकली तो ऐसा हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली आज तक हमें इसकी बिल्कुल क्लियर कट एग्जांपल नहीं मिली। जैसे कल हमने श्रिम्प्स की एग्जांपल पढ़ी, जैसे कल हमने फिश की एग्जांपल पढ़ी। अब ये जो एग्जांपल्स हैं इनमें हमें क्लियर कट एग्जांपल मिलती है कि ज्योग्राफिकल बैरियर आ गया जिसकी वजह से दो बड़ी सिमिलर स्पीशीज हमें उस बैरियर के क्रॉस में मिल रही थी, श्रिम्प्स की। लेकिन ये जो सिंपैट्रिक है इसकी बहुत क्लियर कट मिसाल, बहुत क्लियर कट हमारे सामने एग्जांपल नहीं है, जिसकी वजह से बहुत से साइंटिस्ट को कहते हैं कि ये होती नहीं है, और जो मानते हैं वो कहते हैं कि ये थ्योरेटिकली पॉसिबल है कि शायद कभी हो गया हो। ठीक है, अच्छा, लेकिन यहाँ पर जो एक इन्होंने डिफरेंस बताया वो ना, जो कल एंड पे एनी ने भी सवाल किया था, तो उस सवाल का जवाब देने के लिए यहाँ एक बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की एक बात लिखी हुई है सिंपैट्रिक और एलोपैट्रिक के हवाले से। जी मैं ज़रा थोड़ा सा यहाँ पर अगर ढूंढ लूँ ना, एक में वो कहता है कि जो सिंपैट्रिक है उसमें, जी इसके मिसाल में इस तरह बता देता हूँ आपको कि जो सिंपैट्रिक होता है ना उसमें कैरेक्टरिस्टिक पॉलीमॉर्फिज्म पहले आता है और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बाद में आती है। दोबारा सुनिए, जो सिंपैट्रिक होता है ना उसमें कैरेक्टरिस्टिक पॉलीमॉर्फिज्म पहले आ जाता है। जैसे कल हमने इंसेक्ट्स की एग्जांपल पढ़ी थी, एक एप्पल को प्रेफर कर रहे थे, एक हॉथर्न फ्रूट को प्रेफर कर रहे थे। अब ये जो आइसोलेशन है ये रिप्रोडक्टिव नहीं है, ये कैरेक्टरिस्टिक आइसोलेशन है। तो मार्क रिडले की बुक क्या कहती है? मार्क रिडले की बुक ये कहती है कि सिंपैट्रिक जो होती है इसमें कैरेक्टरिस्टिक पॉलीमॉर्फिज्म पहले आ जाता है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बाद में आती है। जबकि जो एलोपैट्रिक होता है उसमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पहले आती है, कैरेक्टरिस्टिक आइसोलेशन बाद में आती है। आप अगर मेरी बात को समझ सके हो तो बात बड़ी सादा है। श्रिम्प्स की मिसाल देख लें,
श्रिम्प की स्पीशीज या श्रिम्प की जो पॉपुलेशंस हैं वो बैरियर्स की वजह से जब अलहदा हुई थी तो उनके कुछ अरसे बाद कुछ ऐसी चेंजेस आई थी जिसकी वजह से उनके अंदर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आ गई थी। पहले एरिया आइसोलेट हो गया था, यानी रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बाद में जो है वो पहले उनके दरमियान में जो है वो एरिया वो अलहदा हो गया, ठीक है। लेकिन जो सिंपैट्रिक है उसमें एरिया तो अलहदा नहीं होता। तो फिर क्या चेंजेस आते हैं? फिर चेंजेस ये आते हैं कि सिंपैट्रिक में पहले एरिया कॉमन होने के बावजूद पहले वो कैरेक्टर वाइज चेंज होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो है वो आ जाती है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये मिल जाए तो हम इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो क्लियर कर सकें। यानी ये अपने इलाके जो है वो पहले से अलहदा हो जाते हैं इनके ना पता नहीं वो इसी यहीं पर मैंने पढ़ा था फाइलोजेनीस और करंट ट्रेंड। इधर ही कहीं था वो ना, मुझे एग्जैक्टली मिल नहीं रहा, बट इस तरह का जो है ना वो जिसमें एक जो है वो आइसोलेशन पहले हो जाए, जियोग्राफिकल बैरियर पहले आ जाए, वो दोनों रिप्रोड्यूस कर ही ना सकें, और एक में दोनों में ये एबिलिटी है कि वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और उनका एरिया भी सेम है। सिंपैट्रिक में क्या है, वो रिप्रोड्यूस कर भी सकते हैं, उनका एरिया भी सेम है, लेकिन उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक पॉलीमॉर्फिज्म आ गया जिसकी वजह से उनके टाइम का डिफरेंस आ रहा है। लिहाजा सिंपैट्रिक में पहले उनका जो कैरेक्टरिस्टिक आइसोलेशन है वो हो जाएगी। एलोपैट्रिक में क्या हो रहा है, एलोपैट्रिक में पहले रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो रही है, किसकी वजह से? ज्योग्राफिकल बैरियर की वजह से, ठीक है। हमें यहाँ तो नहीं मिल रहा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको जो है वो डिफरेंस लिख देता हूँ कि अगर आप यहाँ पर बात करते हैं एलोपैट्रिक स्पीशिएशन में, तो इसमें पहले जो है वो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आ रही है, और वो किस वजह से आ रही है? वो बैरियर की वजह से आ रही है। लेकिन जब आप दूसरी तरफ बात करते हैं सिंपैट्रिक में, तो सिंपैट्रिक में जो है वो पहले जिसको आप कहते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलीमॉर्फिज्म आ रहा है, कि वो किसी वजह से कोई उनका कैरेक्टर पॉलीमॉर्फिक हो रहा है। और इसकी बड़ी ही जानदार मिसाल है वो एप्पल वाला और हॉथर्न वाला जो इंसेक्ट था। वो एक एप्पल पे एक फीमेल जो है वो एप्पल पे रिप्रोड्यूस करना चाह रही है, तो वो फीमेल हॉथर्न पे नहीं करेगी। दूसरी फीमेल हॉथर्न पे रिप्रोड्यूस करना चाह रही है, वो एप्पल पर नहीं करेगी। जब ऐसी सिचुएशन होगी तो इनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक पॉलीमॉर्फिज्म आ गया। अगर आप इन दोनों ऑर्गेनिज्म को एक जगह इकट्ठा कर दें, दोनों को मनपसंद एनवायरनमेंट दें, तो ऐसा हो सकता है कि वो दोनों दोबारा रिप्रोड्यूस कर लें। इसका मतलब है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पहले नहीं आई, पहले जो आइसोलेशन आई है वो कैरेक्टरिस्टिक आइसोलेशन है। तो जो सिंपैट्रिक है उसमें पहले कैरेक्टरिस्टिक आइसोलेशन आती है, बाद में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन वजूद में आती है। तो यहाँ पर जो है वो हमें अगर ये मुझे मिल जाता है तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा। तो अच्छा, यहाँ एक तो ये बड़ी क्लियर बातें जो हैं वो हमारे इल्म में होनी चाहिए कि सिंपैट्रिक और एलोपैट्रिक जो है उसके अंदर ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, और ये आप क्लियर कट किसी को समझाने के लिए कह सकते हैं कि सिंपैट्रिक में पहले रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन नहीं आएगी, एलोपैट्रिक में पहले रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आएगी। ये आप जो है वो किसी को भी समझाने के लिए बड़ी क्लियर कट बात कर सकते हैं। अच्छा, आप यहाँ पर आइए कि जो स्पीशिएशन है सिंपैट्रिक, उसमें पोलीप्लॉइडी आ जाती है। उसको हम पिछले 2-3 दिन से डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो अच्छा बेटा, आप लोग अगर अभी तक कोई सवाल है तो मुझे बताइएगा। सर, इसका तो यही मतलब नहीं हुआ कि जिसमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन उसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अल्टीमेटली यही हो रहा है। मतलब अल्टीमेटली देखें ना, यूं कह लीजिए कि कैरेक्टरिस्टिक आइसोलेशन की वजह से जीन फ्लो रुक गया, और जीन फ्लो रुक जाने की वजह से अल्टीमेटली जो एलीलिक फ्रीक्वेंसी है वो दोनों में इतनी डिफर हो रही है जिसकी वजह से जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है वो आना शुरू हो गई। दोनों में एलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। तो जो मैंने बात की थी वो कल वो यही थी कि पहले कैरेक्टर चेंज होगा, फिर जीन फ्लो रुकेगा,
फिर एलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, और उसके बाद अब जीन फ्लो रुकने से एलीलिक फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज होगी? क्योंकि एक तरह से एक स्पीशी दूसरे से क्या कर गई है, माइग्रेट कर गई है। ये दोनों जो स्पीशीज हैं वो एक दूसरे से अलहदा हो गई हैं सेम ग्राउंड पे, लेकिन किसी वजह से अलहदा हो गई हैं। तो बिल्कुल ऐसा है कि अल्टीमेटली जो है वो उनके अंदर एलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, और फिर जाकर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का चांस होगा। वो भी हो सकता है कि चांस, अभी वो मैं आपको मजीद बातें बताऊंगा, तो वो भी हो सकता है कि वो अगर यही स्पीशीज दोनों 100 साल बाद बाय चांस क्लोज आए और रिप्रोड्यूस कर जाएं और एक कामयाब ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर लें, तो इसका मतलब ये होगा कि वो स्पीशीज 100 साल बाद भी अगर कामयाबी से रिप्रोड्यूस करके एक सक्सेसफुल ऑफस्प्रिंग पैदा कर रही हैं, तो इसका मतलब है वो अभी भी सेम स्पीशीज ही हैं। अभी भी आप उनको कह सकते हैं कि वो सब स्पीशीज जरूर बन गई है। सब स्पीशीज क्या होती है, यहां पर बहुत क्लियर कट ज़हन में रखिएगा कि सिबलिंग स्पीशीज वो हैं जो कि एक एरिया में रहने के बावजूद भी रिप्रोड्यूस नहीं करते। सिबलिंग, बहन भाई, वो एक ही एरिया में है, बहुत क्लोज स्पीशीज हैं, लेकिन वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे। सब स्पीशीज वो होती हैं जिनके अंदर ये सलाहियत होती है कि वो रिप्रोड्यूस कर लें, अगर उनके दरमियान में कोई बैरियर ना हो। तो अगर आप इन्हीं दोनों की बात करें, एक एप्पल मैगट जो एप्पल वाला इंसेक्ट है, दूसरा हॉथर्न फ्रूट वाला इंसेक्ट है, ठीक है, अगर आप इन दोनों की बात करते हैं तो ये दोनों जो हैं, ये हो सकता है 100 साल बाद सिबलिंग ना हो, सब हो जाए, सब स्पीशीज हो जाए। यानी अगर आप इन दोनों को एक जगह इत्तेफाक से मिला दें और दोनों कामयाबी से रिप्रोड्यूस कर जाएं, तो इसका मतलब है कि इनके अंदर जो ज़्यादा से ज़्यादा चेंज आया है वो थोड़ा सा मॉर्फोलॉजिकल चेंज आया है, लेकिन अभी ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट नहीं हुए। जब तक रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट नहीं होंगे, बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट के मुताबिक वो अलग स्पीशीज काउंट नहीं होंगे। ऐसी स्पीशीज को फिर आप क्या कहते हैं, सब स्पीशीज कह देते हैं, कि वो मॉर्फोलॉजिकली तो डिफरेंट हो गए हैं लेकिन रिप्रोड्यूस अब भी कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख लिया, अभी ये आगे बड़ी डिटेल डिस्कशन आनी है। मैंने क्योंकि मार्क रिडले को साथ मिला रहा हूं मैं, इस वजह से आप लोगों को अब आप इंजॉय करेंगे स्पीशीज के कॉन्सेप्ट को, क्योंकि यहाँ पर ये जो स्पीशिएशन है ना, पैरापैट्रिक, ये बड़ी ही ज़बरदस्त गिवन है। मैं अगर आज ना पढ़ा सका तो मैं आप लोगों के साथ वैसे शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो लेकिन आज हमने वो चीज़ पढ़नी है जो कि हम काफ़ी दिनों से मिस करते आ रहे हैं, और वो है पोलीप्लॉइडी। जी बेटा, कोई सवाल मजीद है? जोहा लेट हो गए बेटा आप। जी, कोई और क्वेश्चन? नहीं तो फिर आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है वो एक चीज़ है जिसको आप कहते हैं पोलीप्लॉइडी। बेटा एक बात मैं यहाँ करना चाहूँगा कि आप में से बहुत से बच्चे बोलते नहीं हैं। जैसे कंट्रीब्यूशन जोहा की भी नहीं होती, सानिया की भी नहीं होती, और अक्सा की भी इतनी ज़्यादा नहीं होती। मुझे इसमें ये डर लगा रहता है कि शायद आप लोग किसी टॉपिक को गुजारने का काम कर रहे हैं, ठीक है। बेटा आप मुझे अगले हफ्ते भी इस टॉपिक पे रोक लेंगे ना कि सर नहीं, इसकी और एग्जांपल्स लाएं और इसको और मज़ीद तरीके से समझाएं, मैं वो भी कंप्रोमाइज़ करने को तैयार हूँ। मुझे स्पीड से मतलब होता है, इसमें कोई शक नहीं। मैं बहुत दफ़ा ये बात कर चुका हूँ कि मैंने स्पीड से मूव करना है, लेकिन अगर इस तरह से पार्टिसिपेशन या बिल्कुल कंप्रोमाइज़ वाली सिचुएशन होगी ना, तो वो मकसद नहीं पूरा होगा जिस मकसद के लिए हम बैठे हुए हैं। हम लोग बड़ी अच्छी खासी मेहनत कर रहे हैं सारे। रमज़ान में इस तरह क्लास लेना ना मेरे लिए आसान है और ना आप लोगों के लिए आसान है। अफ्तारी के बाद मूड ही चेंज हुआ होता है। बहुत बड़ी एक बात आप सबको पता है। आप सब लोग माशाल्लाह बहुत मेहनत कर रहे हैं, बड़ी हिम्मत करके आ रहे हैं, तो इस आने को प्रोडक्टिव बनाएं, ठीक है। अगर आप में से कोई ये टॉपिक निकाल रहा है तो ये जुल्म ना करें। अगर मुझे ये पता लगता है तो मुझे पर्सनली बहुत अफसोस होगा कि मैं उस बच्चे को समझा ही नहीं सका जो उसने इस टॉपिक को निकाल दिया। कब निकालो, बस ये नहीं करना, ठीक है। बात को ग्रेजुअली इजीली समझेंगे। मुझे स्पीड की फिक्र है, लेकिन मैं स्पीड पे तब चलता हूँ जब मुझे सवाल ना आ रहे। अगर मुझे सवाल आप लोग कर रहे हैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे सवाल आप लोगों के होते हैं और मैं उसको टाइम देता हूँ, ठीक है। इसलिए ये ना कीजिएगा, हम सारे एक बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं, तो इसलिए जो है वो इस चीज़ को अपना टाइम प्रोडक्टिव बनाएं, जो आप इन हालात में टाइम दे रहे हैं, जिसमें
आप लोगों ने सुबह उठ के जो है वो सहरियाँ खानी भी हैं और बनानी भी हैं। उसके बाद आपने अफ्तारी भी असर से पहले खड़े होकर, मगरिब से पहले खड़े होकर आपने अफ्तारियाँ भी बनानी हैं, करवानी भी हैं। और उसके बाद मज़ीद उसके पोस्ट अफ्तारी काम इतने ज़्यादा होते हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं, ये एक काम है। यू ऑल आर रियली अप्रिशिएबल। आप लोग इतना काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं अपनी जगह देखूं या हमारी क्लास में जो एक लड़का है वो अपनी जगह देखें तो बड़ा फ़र्क है, बड़ा फ़र्क क्राइटेरिया आ जाता है। तो आप लोग बाकायदा जो हैं वो तारीफ़ के काबिल हैं। इसको प्रोडक्टिव बनाएं। ये मतलब इसमें ये टॉपिक ऐसे, और ये मैं कल भी कन्फेस कर चुका हूँ और मैं आज भी कन्फेस करूँगा, ये टॉपिक ऐसे हैं जिनमें कभी कभी बोरियत भी हो जाती है। तो उस बोरियत की वजह से टपाने वाला काम ना करें कि बस जाए निकले टॉपिक, ये काम ना कीजिएगा, ठीक है। इसको हम जो है वो अगर इतनी इतनी देर दे रहे हैं और हमने हार्डी वाइनबर पे इतनी इतनी देर लगा के डिस्कशन की है, हम सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये मत कीजिएगा, ये जुल्म है, इसको मैं सीधा सीधा जुल्म कहूँगा। ले जी, पोलीप्लॉइडी। पोलीप्लॉइडी जो है वो कौन सा फिनोमिना है, अब अगर थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ, याद होगा आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को जो है वो मैं यहाँ पर थोड़ी सी मिसाल देता हूँ। आप लोगों को याद होगा हम लोग पढ़ा करते थे क्रोमोसोमल एब्रेशंस, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़, ठीक है। ये जो क्रोमोसोमल एब्रेशंस हैं, इनमें जो अब आप अगर देखते हैं तो दो तरह की एब्रेशन होती है। एक होती है एन्यूप्लॉइडी, एक को हम कहते हैं एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी क्या होता है? एन्यूप्लॉइडी ये होता है कि जब सेट एक पूरा हो, यानी डिप्लॉइड सेट हो, उसके ऊपर एक क्रोमोसोम या दो क्रोमोसोम या तीन क्रोमोसोम इजाफी हो जाए, या एक या दो या तीन क्रोमोसोम माइनस हो जाए, यानी एक सेट में चेंज आ जाए, एक आध क्रोमोसोम ऊपर नीचे हो जाए, दो हो जाए, तीन हो जाए, तो उसको हम कहते हैं एन्यूप्लॉइडी। दूसरी टाइप होती है पोलीप्लॉइडी। पोलीप्लॉइडी क्या होता है कि जब एक सेट पूरा हो, उसके ऊपर एक पूरा सेट और आ जाए, यानी एक्स्ट्रा सेट आ जाए, या दो सेट और आ जाए, या तीन सेट और आ जाए, तो ऐसी सिचुएशन में आप उसको क्या कहते हैं? पोलीप्लॉइडी। प्लॉइडी असल में आप किसको कह रहे हैं? सेट को, ठीक है। जैसे है लॉइड, प्लॉइड ये सेट है, ठीक है। फिर डिप्लॉइड। इसी तरीके से अगर तीन सेट होंगे तो फिर आप उसको ट्रिप्लॉइड कहेंगे। ये वही प्लॉइड है जिसको आप यहां पर प्लॉइडी का नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर पोलीप्लॉइडी जो है, कोई भी एक स्पीशीज अपनी पेरेंट स्पीशीज से सेपरेट हो सकती है पोलीप्लॉइडी के नतीजे में। आपको ये बात क्लियर नहीं होगी, मैं आपको यहाँ पर एक मिसाल देता हूँ। अगर आप प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स दो तरह के होते हैं। एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको आप कहते हैं मोनोइशियस। मोनोइशियस, जी बेटा, आप में से किसी को पता है मोनोइशियस कौन से होते हैं? जैसे दोनों सेक्सेस एक ही इंडिविजुअल के अंदर। जी 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 बिल्कुल, ये दोनों सेक्स पार्ट्स जो हैं, दोनों सेक्सुअल पार्ट्स, वो एक ही, जिस तरह हम सॉरी जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो तो डायोशियस है है। नहीं, अर्थवर्म और, हाँ जी, अर्थवर्म और इस तरह की एक और मिसाल भी थी। जी 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 जी। अच्छा, अब इसमें मैं अब आपको ना वो एक बात करता हूँ। यहाँ पर ना मोनोइशियस जो है ना, एनिमल्स में उसके लिए टर्म यूज होती है हर्मेफ्रोडाइट, यानी जब मेल और फीमेल पार्ट एक ही बॉडी पर हो। यहां पर अब आप लोगों को मैं एक छोटी सी बात एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पर बताता हूँ कि हर्मेफ्रोडाइट जो है वो एक वर्ड है, हर्मेफ्रॉस। हर्मेफ्रॉस जो है वो ऐसा वर्ड है, ये एक असल में ग्रीक गॉड का नाम था, जिसका जो सर था वो इंसान का था और धड़ जानवर का था, डबल जो कैरेक्टर था उसके अंदर, तो उसको हर्मेफ्रॉस कहते थे। ये जो डबल कैरेक्टर, डुअल नेचर,
यानी कि मेल और फीमेल पार्ट एक ही बॉडी के ऊपर। इसकी एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर एक जगह पर एनिमल्स की बात कर रहा हूँ, अगर एक जगह पर बहुत कम एनिमल्स हैं, उनमें फीमेल्स कम हैं या मेल्स कम हैं, तो ये जो हर्मेफ्रोडाइट होते हैं ये दो तरह से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। एक तो ये किसी भी आने वाले रैंडम स्पर्म को फीमेल पार्ट में कैच कर सकते हैं, ठीक है। और एक ये होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अपने ही मेल और फीमेल पार्ट को कभी नहीं मिलाएंगे। अगर इनको फीमेल मिल जाएगी तो ये उसके साथ रिप्रोड्यूस कर लेंगे, अगर इनको मेल मिल जाएगा तो ये उसके साथ रिप्रोड्यूस कर लेंगे। हर्मेफ्रोडाइट का ये भी फायदा है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी स्पीशीज होती हैं जिनमें हर्मेफ्रोडाइट ऐसे होते हैं कि वो सेल्फ फर्टिलाइज भी कर लेते हैं, यानी अपने ही मेल पार्ट को अपने ही फीमेल पार्ट के लिए यूज कर लेते हैं। तो ऐसे भी हर्मेफ्रोडाइट्स मौजूद होते हैं, जिसको आप सेल्फ फर्टिलाइजेशन जो है वो कहा करते थे प्लांट्स में। जो मोनोइशियस और डायशियस है ना, ये एक प्योर टर्म है प्लांट्स के लिए। बेसिकली मोनोइशियस ऑब्वियसली वो वाले प्लांट्स हैं कि जो जिनकी सेक्सेस जो हैं वो सेम हैं, यानी कि जो जिनका जो प्लांट है वो सेम है फॉर बोथ सेक्सुअल पार्ट्स, मेल और फीमेल पार्ट्स के लिए एक ही प्लांट बॉडी होगी, जिसको मोनोइशियस कहते हैं। डायशियस ये है कि जिसमें दोनों मेल और फीमेल प्लांट सेपरेट होते हैं, जिसमें आप बहुत से जगहों पर कहते हैं कि जब अगर आपने अपने घर में कोई फ्रूट लगाना है और तो सिर्फ मेल या सिर्फ फीमेल प्लांट ना लगाएं बल्कि दोनों लगाएं, क्योंकि वो डायशियस होता है। अगर आपके घर में एक प्लांट लगा हुआ है और वही फल दिए जा रहे हैं तो दो चांसेस होते हैं कि या तो वो इर्द गिर्द के किसी प्लांट से वो ले रहा है, स्पोर ले रहा है, या वो मोनोएशियस है, यानी उसके ऊपर मेल और फीमेल पार्ट्स दोनों हैं। तो यहाँ पर जो बात हो रही है, मैं ज़रा बुक की तरफ जाऊँ तो इसमें देखिए कि समटाइम ऐसा होता है कि किसी एक प्लांट के अंदर जो है वो पॉलीप्लॉइडी आती है और वो पॉलीप्लॉइडी उसकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन की वजह से बढ़ती चली जाती है। इसकी मिसाल मैं अभी आपको देता हूँ। एक दो चीज़ें जो है वो डिस्कस होने से रह गई, वो मैं अभी आपके सामने शेयर करता हूँ, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। पॉलीप्लॉइडी के हवाले से एक दो चीज़ें शेयर होने से रह गई, वो मैं अभी शेयर करता हूँ आपके साथ। ये फिर से वही काम सारा करना पड़ेगा। यहाँ पर ये लोपैट्रिक सिम्पैट्रिक प्री पोस्ट, और यहाँ से ये हम पढ़ रहे थे। तो पॉलीप्लॉइडी के हवाले से यहाँ पर जो पॉलीप्लॉइडी है उसकी दो टाइप्स हो सकती हैं पॉलीप्लॉइडी की। एक टाइप होती है जिसमें जो पॉलीप्लॉइडी कॉज्ड बाय सिंगल पेरेंट स्पीशीज, यानी कि एक ही पेरेंट स्पीशीज हो जिसकी वजह से पॉलीप्लॉइडी हुई हो। फॉर एग्जाम्पल इस पॉलीप्लॉइडी को आप कहते हैं ऑटोपॉलीप्लॉइडी। ऑटोपॉलीप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी तो हो गए मल्टीपल सेट्स, ठीक है। पॉलीप्लॉइडी का मतलब हो गया मल्टीपल सेट्स, और ऑटो का क्या मतलब होता है, सेल्फ, यानी एक पेरेंट हो उसके अंदर क्या आया हो, माइटोटिक या मियोटिक डिसऑर्डर आया हो। माइटोटिक या मियोटिक डिसऑर्डर, माइटोटिक या मियोटिक डिसऑर्डर की वजह से क्या हुआ हो कि फर्ज कर लिया कि वो जो है वो रिप्रोड्यूस कर रहा था, यहाँ पर ये 2n है, 2n से वो बनाता है जनाब, क्या बना लेता है, असल मकसद क्या होता है कि वो 2n से 4 हैप्लॉइड सेल बनाए, 1 2 3 4 हैप्लॉइड सेल बने, ये जो है वो मियोसिस होता है। समटाइम ऐसा होता है कि किसी मियोटिक डिसऑर्डर की वजह से क्या हो कि 2n जो है वो हाफ होने की कोशिश करने में क्या हो, 3 जो हैं उनके अंदर कोई भी, इनके अंदर कोई भी क्रोमोसोम ना हो, नो क्रोमोसोम, और ये जो एक है इनमें से वो 4 सेट लिए बैठा हो, यानी इतना बड़ा मियोटिक डिसऑर्डर आ जाए कि जो एक है उसके अंदर मौजूद हो 4 सेट। अब 4 सेट कैसे होते हैं, आपको पता है कि अगर ये क्रोमोसोम 3 क्रोमोसोम मिलके एक सेट बना रहे हैं तो इसको आप कहेंगे n। इसके 4 सेट जो हैं अगर एक में जमा हो जाएंगे तो आप उसको कहेंगे 4n, ठीक है। इस तरह के अगर 4 सेट जमा हो जाए तो उसको आप कहेंगे
4n। तो इसका मतलब है ऐसी सूरत में आप इसको क्या कहेंगे, टेट्राप्लॉइड। फर्ज कर लें कि एक प्लांट है ए, वो किसी वजह से क्या हो गया है, वो कंप्लीटली टेट्राप्लॉइड हो गया, उसके अंदर कंप्लीट टेट्राप्लॉइडी आ गई है। इस तरह की टेट्राप्लॉइडी आ गई है कि उसके स्पर्म्स भी टेट्राप्लॉइड हो गए और उसके एग्स भी टेट्राप्लॉइड हो गए। ठीक है, यानी उनके जो बाकी 3 बनने थे सेल्स, बाकी 3 एग्स बनने थे, या बाकी जो 3 स्पर्म्स बनने थे, वो जो बाकी स्पर्म्स या एग्स हैं वो हो जाते हैं जाया। ठीक है, एक ही में चारों आ जाते हैं। अब मैं आप लोगों को यहां पर यह भी बताता हूं कि एक में चारों कैसे आ सकते हैं। बेटा आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि अगर ये एक होमोलॉगस पेयर है और एस फेज से गुजरने के बाद दोनों ने डबल होना है, तो जब आप इनको कंसिडर करेंगे तो ये बेटा एक क्रोमोसोम नहीं है, बल्कि ये एक डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है, ये भी एक डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है। ठीक है, अगर ये चारों एक सेल में जमा हो जाते हैं तो वो सेल n नहीं कहलाएगा, ना ही वो सेल 2n कहलाएगा। नो, याद रखिए ये एक क्रोमोसोम एक सेट का हिस्सा होता है। तो अगर इस तरह के 4 हैं आपके पास 1 2 3 4, तो कितने सेट हो गए, एक क्रोमोसोम एक सेट का हिस्सा है, तो ये चारों क्रोमोसोम 4 सेट्स के हिस्से होंगे। तो इसका मतलब है कि अगर कंप्लीट नॉन डिस्जंक्शन हो जाए, कंप्लीट नॉन डिस्जंक्शन से क्या मुराद है कि मियोसिस 1 में भी नॉन डिस्जंक्शन हो जाए, मियोसिस 2 में भी नॉन डिस्जंक्शन हो जाए, तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि वो जो गैमीट बनेगा वो क्या होगा, वो टेट्राप्लॉइड होगा। अब ये जो ऑर्गेनिज्म होंगे दे विल बी रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। ये अपने जो पेरेंट स्पीशीज होंगे ये अपने जैसों से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो जाएंगे, अपने जैसों से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाएंगे। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर 4n जो है वो क्रॉस करता है 4n के साथ और दोनों मियोसिस के जरिए 2n बनाते हैं। ठीक है, तो अब ये दोनों जब दोबारा मिल जाएंगे तो ये 2n बनाएंगे। लेकिन अगर एक 4n क्रॉस करता है 2n के साथ तो 4n वाला तो एग बनाएगा 2n, 4n वाला तो एग बनाएगा 2n, लेकिन जो 2n वाला है वो एग बनाएगा n। और जब ये बनाते हैं 3n तो इसके बारे में हम कहते हैं कि क्योंकि इसमें क्रोमोसोम ठीक तरीके से पेयर नहीं हो सकते, लिहाजा ये नॉन वायबल हो जाता है। अब इसका मतलब है कि ये इट वुड बी रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर्स, ये बाकियों से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाएंगे, बाकियों से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाएंगे। हाँ, ये उनसे रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट नहीं होंगे जो इनको इवन नंबर ऑफ गैमीट्स देंगे, इवन नंबर ऑफ सेट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 4n वाला क्रॉस करता है 8n वाले से, तो 4n वाले का जो हैप्लॉइड सेट होगा या 4n वाले का जो मियोसिस के बाद बनेगा वो होगा 2n, और 8n वाले का जो मियोसिस के बाद सेट बनेगा वो 4n होगा। अब जब ये बनाएंगे तो ये 6n बनाएंगे, ये वायबल होगा क्योंकि ये इवन नंबर हो जाएगा। जब भी ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोमल सेट आएगा तो वो वायबल नहीं रहेगा, वो वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो जिंदा नहीं रहेगा, वायबल नहीं रहेगा। ऐसी सूरत में इसका मतलब है ये है कि जब तक 4n वाला ऑर्गेनिज्म 2n के दरमियान में मौजूद है तो ये क्या रहेगा, इन सब से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड रहेगा। दोबारा सुन लीजिए कि पोलीप्लॉइड जो है, पोलीप्लॉइड में मिसाल ले लीजिए टेट्राप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड विल बी रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम डिप्लॉइड, डिप्लॉइड से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाएगा। तो ये जैसे ही डिप्लॉइड से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट होगा तो इसका क्या मतलब होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि इसने क्या कर देना है, ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट होकर एक अलग स्पीशीज बना देगा। तो प्लांट्स में और इंसेक्ट्स में इस तरह की स्पीशिएशन जो है वो भी पॉसिबल हो जाती है कि जिसमें क्रोमोसोम नंबर बढ़ जाने की वजह से, जो क्रोमोसोम सेट बढ़ जाने की वजह से बिल्कुल इनकम्पैटिबिलिटी आ जाती है, और ये इनकम्पैटिबिलिटी एक नई स्पीशीज को जन्म दे सकती है। प्लांट्स में ऐसी वायबल स्पीशीज बहुत हैं, ये मैं आपको बता दूं कि प्लांट में ऐसी वायबल स्पीशीज बहुत हैं और हम बहुत सी ऐसी स्पीशीज को करवाते भी हैं रिप्रोड्यूस। जैसे में कुछ दिन पहले एग्जांपल आई थी गंदम की। अच्छा, उसके बाद अब आ जाती है एक और टाइप की पोलीप्लॉइडी। ये पोलीप्लॉइडी है जिसको आप कहते हैं एलोपोलीप्लॉइडी।
एलो पोलीप्लॉइडी। अच्छा, अभी मैं आपको यहां पर एक और बात बताता हूं। ये एलो का वर्ड आप एक और जगह भी पढ़ते हैं, एलोपैट्रिक। एलोपैट्रिक का क्या मतलब था? डिफरेंट कंट्री, ठीक है ना। पैट्रिक का मतलब कंट्री, एलो का मतलब डिफरेंट। एलो पोलीप्लॉइडी मतलब ऐसी पोलीप्लॉइडी जिसमें जो स्पीशीज हो वो दो डिफरेंट स्पीशीज इन्वॉल्व हो। यानी फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि अगर ये 4n वाला 8n से क्रॉस करता है, ये स्पीशीज A है, ये स्पीशीज B है, और ये AB जो है, ये दोनों जब क्रॉस करते हैं तो ये 2n बनाता है, ये 4n बनाता है, और इसके नतीजे में 6n बनते हैं। तो ये स्पीशीज वेरी रेयरली, बहुत कम ऐसा चांस है, वेरी रेयरली ये क्या हो जाते हैं, ये वायबल हो सकते हैं। ये बात याद रखिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो आपको बात की ना कि इवन नंबर वाले वायबल हो सकते हैं, जो अनइवन नंबर वाले हैं या ऑड नंबर वाले हैं वो तो वायबल होते ही नहीं है ना। इवन नंबर वाले भी बहुत रेयरली वायबल होते हैं। यानी दो डिफरेंट स्पीशीज हैं, उन दोनों डिफरेंट स्पीशीज से डिफरेंट सेट आए, 4n 8n कर लें, या आप कर लें कि एग्जाम्पल ले लेते हैं इसकी आप 6n और 10n कर लें, इस तरह कुछ भी कर लें। लेकिन अगर दो डिफरेंट स्पीशीज से आती है ना, अगर क्रोमोसोमल सेट दो डिफरेंट स्पीशीज से आता है तो ये वेरी रेयरली वायबल होता है। लेकिन अगर ये वायबल हो जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर ये वायबल हो जाता है तो अब ये यूनिक है, अब ये यूनिक है, ठीक है। यानी ये बाकियों से क्या हो जाएगा, ये बाकियों से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वायबल है, अगर ये आगे मजीद फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है, जो कि रेयर चांस है, तो ये एक अलग से स्पीशीज बन सकता है। क्यों? क्योंकि ये बाकियों से अब मजीद रिप्रोडक्शन करना उसके लिए पॉसिबल नहीं रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ पर आपने देखा कि 4n और 4n ये सेम स्पीशीज, ये जो आपने यहाँ पर केस पढ़ा, ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन का केस है, ठीक है। ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन का केस है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन के नतीजे में ये क्या होंगे, वायबल होंगे। लेकिन अगर ये क्रॉस कर रहे हैं, एक तो क्रॉस कौन सी होगी, ऑड वाली, ये तो बिल्कुल ही नॉन वायबल है ना। ऑड वाली क्रॉस जो है वो बिल्कुल ही नॉन वायबल है। लेकिन अगर जो इवन वाली क्रॉस है वो भी हो जाती है तो ये क्या होगा, ये भी रेयरली वायबल होगा। बट अगर ये रेयरली वायबल हो जाता है, यानी अगर ये जिंदा रह जाता है और आगे जाके फर्टाइल भी होता है, तो इसका क्या मतलब होगा कि ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट होगा। और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का क्या मतलब है कि ये डिफरेंट स्पीशीज होगा। तो इसका मतलब है कि दोनों तरह से नई स्पीशीज बन सकती हैं बेटा। एलोपोलीप्लॉइडी से भी नई स्पीशीज बन सकती है और ऑटोपोलीप्लॉइडी से भी नई स्पीशीज वजूद में आ सकती हैं। ये कब होता है? ये सिंपैट्रिक केस में होता है। एलोपैट्रिक में ये चीज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होती है, लेकिन सिंपैट्रिक स्पीशीएशन में ये होता है कि एक ही इलाके में रह रहे थे और एक ही इलाके में रहते हुए इनके अंदर ऐसा चेंज आया कि एक एलोपोलीप्लॉइड हो गया और एक ऑटोपोलीप्लॉइड हो गया। तो ये जो है वो एक ही इलाके में रहते हुए सिंपैट्रिक स्पीशीएशन में ये चीज़ पॉसिबल होगी। जी बेटा, कोई सवाल है तो बताइए। हाँ जी, अल्लाह खैर, बिल्कुल ही खामोश बैठे हैं। सर, जी बेटा। हमने ये जेनेटिक्स में पढ़ा था कि दो स्पीशीज जो डिफरेंट है लेकिन क्लोजली रिलेटेड है, और उनके जो गेमेट्स वो मतलब जो उनके सेल्स हैं उनका अगर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है ना, तो चाहे वो डिफरेंट भी है ना तो वो रिप्रोड्यूस कर सकती हैं प्लांट्स में। तो हमने एग्जांपल में डिप्लॉइड पढ़ा था, तो क्या अगर डिप्लॉइड से ज़्यादा मतलब अगर ट्रिप्लॉइड है या टेट्राप्लॉइड दोनों स्पीशीज, तो क्या तभी पॉसिबल होगा? हाँ जी, हाँ जी, ये बात ठीक है कि ये डिप्लॉयड में भी पॉसिबल। डिप्लॉयड में तो ये एनिमल्स में भी होता है बेटा। डिप्लॉयड में ये डॉग्स में, और वो जो आपने पोलर बियर पढ़ा था उस दिन, ये पोलर बियर में पॉसिबल होता है कि दोनों इकोलॉजिकली फार अपार्ट है, एक ग्रिजली बियर है और एक पोलर बियर है। तो लेकिन इनका जो ऑर्गेनिज्म होता है, जो इनका ऑफस्प्रिंग होता है, वो ग्रोलर बियर होता है, और वो वाइबल भी होता है, वो फर्टाइल भी होता है।
अब ऐसे केस में यही तो एक्सेप्शन है बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट की। इसका मतलब है वो दोनों स्पीशीज रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड नहीं है, तो यहीं पे एक्सेप्शन आ जाती है। यही चीज़ जो है वो डॉग्स में है। जर्मन शेफर्ड फर्टाइल है, रिप्रोड्यूस करता है। वुल्फ और डॉग का अब दोनों इंतहाई क्लोज हैं। कैनिस फेमिलियरिस डॉग का साइंटिफिक नेम, कैनिस लियोपिस वुल्फ का साइंटिफिक नेम, सिर्फ स्पीशीज नेम डिफरेंट है। अब जब आप इन दोनों को क्रॉस करवाते हैं तो इनका ऑर्गेनिज्म वायबल भी होता है और फर्टाइल भी होता है, और इनमें हाइब्रिड ब्रेकडाउन भी नहीं होता। बाय द वे मैंने एक और हाइब्रिड ब्रेकडाउन की डॉक्यूमेंट आज शेयर की थी गूगल क्लासरूम पे, आप लोगों को नोटिफिकेशन आ गया होगा, वो भी देखिएगा। हाइब्रिड ब्रेकडाउन भी नहीं होता, तो ऐसा एनिमल भी पॉसिबल है। लेकिन टेट्राप्लॉइड और हेक्साप्लॉइड जो है वो प्लांट में पॉसिबल है कि अगर बहुत क्लोज स्पीशीज हैं, इतनी क्लोज स्पीशीज हैं कि उनका जीनस नेम सेम है, स्पीशीज नेम डिफरेंट है, तो ऐसा हो सकता है कि अगर क्रोमोसोम नंबर बराबर है तो वो वायबल भी हो और फर्टाइल भी हो। वायबल का मतलब है जिंदा रह जाने वाले, और फर्टाइल का मतलब है कि वो आगे प्रोड्यूस करेंगे ऑर्गेनिज्म। और सर जो नॉन डिसजंक्शन है, अब जो हम ये पॉलीप्लॉइडी पढ़ रहे हैं इसमें तो सारे सेट्स में नॉन डिसजंक्शन होंगी ना, तो Complete. ये वाला केस तो बहुत रेयर नहीं हो जाएगा कि मतलब अगर एक दो में कोई प्रॉब्लम है जैसे एनीप्लॉइडी में है तो ये तो कॉमन हो सकता है, लेकिन पॉलीप्लॉइडी में तो फिर ये रेयर हो जाएगा ना। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ये जो पोलीप्लॉइडी है ना, ये प्लांट्स में होती बहुत ज़्यादा है। मतलब नॉन डिसजंक्शन का जो फिनोमिना है ना, इंटरेस्टिंगली ये प्लांट्स में होता ही बहुत ज़्यादा है। उस दिन मैंने आपसे शेयर किया था ना कि ऑलमोस्ट 80% प्लांट स्पीशीज हैं जो पोलीप्लॉइड है। ये एक बड़ी अमेजिंग बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि प्लांट्स में नॉन डिसजंक्शन का फिनोमिना हम एनिमल्स में तो डिस्कस कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि हमारी अप्रोच असल में एनिमल्स के हवाले से बनी होती है, हम जोलॉजिस्ट्स की, और ये यहीं पे आके हम प्लांट्स में मार खा जाते हैं। प्लांट्स में एक्सेप्शन ये वाली ना काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ऐसे प्लांट्स वायबल भी हैं और ऐसे प्लांट्स फर्टाइल भी हैं। ये एक अजीब सी बात है जो कि प्लांट्स में दिखने में आती है। जी बेटा। सर ये भी पढ़ा था कि जो मतलब एक नॉन डिसजंक्शन वाला भी सीन होता होगा, लेकिन ये भी कि जो क्रोमोसोम है ना वो डुप्लीकेट हो जाते हैं, जो क्रोमोसोमल सेट्स हैं, जिस वजह से पॉलीप्लॉइडी कॉज हो जाती है, तो उसके बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होती, जिसकी वजह से वो एक ही सेल में वो सेट्स रह जाते हैं। एक ही सेल में रह जाते हैं। ठीक ठीक ठीक, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। ये आपने कहाँ पढ़ा था? सर जेनेटिक्स में पढ़ा था, पॉलीप्लॉइडी वाले टॉपिक में। अच्छा, नहीं ये मेरे इल्म में इजाफा है, ये मुझे नहीं पता था कि ये केस भी होता है कि साइटोकाइनेसिस ही ना हो, और वो जो है वो विदाउट साइटोकाइनेसिस वो उसी सेल में रह जाए, तो ऑब्वियसली वो फिर जाहिर सी बात है वो पोलीप्लॉइड हो जाएगा, क्योंकि डुप्लीकेशन हो गई है तो वो पोलीप्लॉइड हो जाएगा। गुड, नहीं ये मुझे नहीं पता था। अच्छा जी, सो सिंपैट्रिक स्पीशीएशन में पोलीप्लॉइडी प्लांट्स के अंदर और जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, जैसे ये अर्थवॉर्म्स में भी दिखता है, पोलीप्लॉइड्स कुछ हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऑर्थ्रोपोड में कुछ हैं जो खासे कामयाबी से पोलीप्लॉइड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो है सही, इसके ज़रिए भी स्पीशीएशन होती है, क्योंकि एक दफ़ा जब पोलीप्लॉइडी हो जाती है, क्रोमोसोम नंबर चेंज हो जाते हैं, तो उसकी वजह से वो दूसरों से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाते हैं। ले जी, यहाँ पर हमारी जो डिस्कशन है वो हो जाती है ख़त्म रिगार्डिंग सिंपैट्रिक स्पीशीएशन। अब आइए नेक्स्ट चीज़ आती है जो कि आपकी कैम्बल में नहीं है बेटा, वो है पैरापैट्रिक स्पीशीएशन। अब सिंपैट्रिक और पैरापैट्रिक में बड़ा वाज़ेह डिफरेंस है। ये उस तरह का एम्बिगुअस डिफरेंस नहीं है जो एलोपैट्रिक और पेरीपैट्रिक में है। पैरापैट्रिक एक ऐसी स्पीशीएशन है जिसमें ऑर्गेनिजम्स होते सेम ग्राउंड पर है, सेम ग्राउंड है, और इनके अंदर ज्योग्राफिकल बैरियर भी नहीं है, लेकिन इनके अंदर कोई ना कोई मौसमी बैरियर ज़रूर है। सेम ग्राउंड है, और इसमें जो बैरियर हैं वो कौन कौन से हैं, वो फॉर एग्जांपल कंपटीशन बेस्ड हो सकते हैं, वो बिहेवियर बेस्ड हो सकते हैं, जैसे फीमेल की सिलेक्शन है, बिहेवियर बेस्ड हो सकते हैं, वो ऐसे हो सकते हैं कि जिसमें आप कहते हैं कि
फूड बेस्ड हो सकते हैं, फूड बेस्ड हो सकते हैं, ऐसे बैरियर्स हैं, ठीक है। तो ऐसे बैरियर्स में वो ऑर्गेनिज्म इकट्ठे एक ग्राउंड पर हैं, बट दीज ऑर्गेनिज्म आर नॉट लिविंग क्लोजली, नॉट वेरी क्लोज नहीं है। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ, जैसे आपके पास जो है वो ये एक अदद आइलैंड है, दिस इज एन आइलैंड। ये जो आइलैंड है इसमें इधर छोटे छोटे पॉन्ड्स हैं, ठीक है, ओके। पॉन्ड्स जो हैं वो इतने छोटे हैं कि वो मायने नहीं रखते, लेकिन इस आइलैंड पे यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है, अब आइलैंड का पता है आपको, ये सारा का सारा आइलैंड जो है वो घिरा होगा समंदर में। कोई भी आइलैंड है जाहिर है वो समंदर में घिरा होगा। अब होता क्या है कि जो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं इस एरिया में, वहाँ पर है शैलो वाटर, और शैलो वाटर की वजह से यहाँ पर फिश की जो स्पीशीज है वो ए है, और यहाँ पर जो फिश की स्पीशीज है वो डीप वाटर की वजह से, डीप वाटर कह लीजिए या कोरल रीफ कह लीजिए, कोरल रीफ की वजह से जो फिश की स्पीशीज है वो बी है। और ये दोनों फिश की स्पीशीज किसके तौर पर एक्ट कर रही हैं? प्रे के तौर पर, शिकारी के तौर पर नहीं बल्कि शिकार के तौर पर। अब क्या है, अब यहां पर इन दोनों जगहों पे जो प्रेडेटर स्पीशी होगी ना, वो प्रेडेटर स्पीशी वो बेसिकली जिसको आप कहते हैं कि रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट होने के उनके चांस होंगे। अब यहाँ पर इनके दरमियान में ये जो एक प्रेडेटर स्पीशी ए है, एक प्रेडेटर स्पीशी बी है, एक प्रेडेटर स्पीशी बी है, ठीक है। ये जो प्रेडेटर स्पीशीज ए और बी हैं, इनके दरमियान में ये जो रीजन है ना, ये रीजन खाली है। अब इसको आप कहेंगे कि ये है सेम ग्राउंड, इन दोनों के लिए ये जगह सेम टू सेम है, लेकिन ये अपने किसी रिसोर्स की वजह से एक दूसरे से इतने फासले पर मौजूद है। सिम्पैट्रिक का मैंने आपको क्या कहा था, सिम्पैट्रिक और पैरापैट्रिक में डिफरेंस ये है कि सिम्पैट्रिक में ऑर्गेनिज्म वो घुल मिल रहे होते हैं बाकायदा, लेकिन पैरापैट्रिक में वो ऑर्गेनिजम्स एक खास लैंड के फासले से या पानी के खास फासले से एक दूसरे से अलहदा होते हैं, लेकिन वो लैंड या पानी उनका जियोग्राफिकल बैरियर नहीं होता। जस्ट लाइक ये जो आइलैंड है ये सेम ग्राउंड है, बट ये जियोग्राफिकल बैरियर नहीं है, ठीक है। ऐसी सूरत में अगर ये जो होते हैं दोनों, ये स्पीशीज और ये स्पीशीज, अगर ये दोनों रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाते हैं, अगर ये मैं अगर की बात कर रहा हूँ कि अगर ये दोनों जो हैं ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाते हैं, तो इस स्पीशिएशन को आप क्या कहेंगे? इसको आप पैरापैट्रिक स्पीशिएशन कहेंगे, कि एक ग्राउंड पे होते हुए, एक एरिया पे होते हुए, बगैर जियोग्राफिकल बैरियर के किसी और वजह से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट होना, वो पैरापैट्रिक कहलाता है। अब ये जो है, ये जो जोन आपको मैंने दिखाया, ये जो रीजन मैंने आपको बताया सेम ग्राउंड, इसमें काफ़ी गुंजाइश निकल आती है कॉन्सेप्ट की। लेकिन ये जो स्पीशिएशन है ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब आप यूँ कह लीजिए कि बेसिकली अगर आप मार्क रिडले की बात करते हैं तो वो किसको प्रेफर करता है? बेसिकली वो कहता है कि असल में जो सिम्पैट्रिक स्पीशिएशन है ना, उसमें सिम्पैट्रिक का जो असल मतलब है उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो सिम्पैट्रिक नहीं हुई, लेकिन पैरापैट्रिक जरूर हुई है। यानी एक ही रीजन के अंदर दो ऑर्गेनिजम्स का इस तरह सेपरेट होना कि दरमियान में थोड़ा सा रीजन रह जाए। बेटा ये जो रीजन है, जो इनके दरमियान का रीजन है, इसका एक जो है वो, अब आपको मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। इसका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मैं ये बताता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि यहाँ से कुछ ऑर्गेनिज्म निकल के इधर आते हैं किसी वजह से, और यहाँ से कुछ ऑर्गेनिज्म किसी वजह से इधर निकल के आते हैं, और ये जो ए और बी हैं इनके इंडिविजुअल्स यहाँ आके क्रॉस कर लेते हैं। तो जो ये इंडिविजुअल बनाएंगे वो क्या होगा? वो इंडिविजुअल होगा हाइब्रिड। इस वजह से आप इस जोन को क्या कहेंगे? इस जोन को आप कहेंगे हाइब्रिड जोन। इस वजह से आप इन दोनों को हाइब्रिड जोन, इस रीजन को हाइब्रिड जोन कहेंगे। और इस हाइब्रिड जोन का बहुत बड़ा रोल है स्पीशिएशन में, बहुत बड़ा रोल है।
बाज़ औक़ात ये हाइब्रिड जोन इंतहाई फेवरेबल होता है, बाज़ औक़ात ये हाइब्रिड जोन ऐसा होता है कि जिसकी वजह से दोनों स्पीशीज मिल भी ना सकें, यानी बाज़ औक़ात ये लीथल होता है, बाज़ औक़ात इंतहाई फेवरेबल होता है। लेकिन हाइब्रिड जोन के होते हुए दो स्पीशीज का मिलना या ना मिलना, ऐसी स्पीशिएशन क्या कहलाती है? पैरापैट्रिक स्पीशिएशन कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर अब जो है वो कुछ चीज़ें रह गई हैं, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। और ये जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एप्पल मैगट और हॉथर्न वाला बताया था ना, बाय द वे मैं आप लोगों को यहाँ पर ज़रा वो जो हॉथर्न फ्रूट है उसका बता दूँ ज़रा, वो क्या चीज़ है। ओह, हॉथर्न लिखा गया, हॉथर्न फ्रूट। ये देखिए, ये हॉथर्न, ठीक है। अब ये लुक्स लाइक एन एप्पल और यू कैन से अनार। ये इसका जो पोर है ये अनार की तरह की अपीयरेंस दे रहा है। ये देखिए हॉथर्न बेरी। अब ये जो दो आपने हॉथर्न की एग्जांपल पढ़ी थी ना, ये दोनों जो हैं ये अपने ऐसी वजह से सेपरेट हुए हुए हैं जिसमें फूड प्रेफरेंस है, जिसमें रिप्रोडक्टिव साइकिल प्रेफरेंस है, जो भी है। लेकिन अगर ये दोनों दरमियान में आकर रिप्रोड्यूस कर रही हैं तो ये क्या नहीं है? ये अब आप इस बात का जवाब दीजिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ये क्या नहीं है। अगर दरमियान में अगर ये प्रोड्यूस कर रही है तो इनमें कौन सा पॉलीमॉर्फिज्म नहीं हुआ? इनमें सेक्सुअल पॉलीमॉर्फिज्म या सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं हुआ। यानी ये दोनों स्पीशीज रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट नहीं है। इनमें कौन सा पॉलीमॉर्फिज्म हुआ है? कैरेक्टरिस्टिक पॉलीमॉर्फिज्म। कैरेक्टरिस्टिक पॉलीमॉर्फिज्म सब स्पीशीज तो बना सकता है लेकिन प्योर स्पीशीज नहीं बना सकता। ठीक है, तो ये जो दोनों यहाँ पर मौजूद हैं, ये दोनों यहाँ पर जो मौजूद हैं, ये हाइब्रिड अगर बना रहे हैं और ये हाइब्रिड वायबल भी है और फर्टाइल भी है, तो ये दोनों सब स्पीशीज जरूर हैं लेकिन प्रॉपर स्पीशीज या सिबलिंग स्पीशीज नहीं है। ठीक है, तो जी बेटा, उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड अगर आपने कोई कंफ्यूजन क्लियर करनी है तो बता दीजिए। सर पैरापैट्रिक और सिम्पैट्रिक में तो फिर मेन एक ही डिफरेंस रह जाता है, क्लोजनेस डिस्टेंस। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आप यूं कह लीजिए कि सिम्पैट्रिक में सिर्फ वही पॉसिबल हैं जो सिबलिंग हो, ऑलमोस्ट वही पॉसिबल रह जाता है। जी बेटा, यहाँ से उम्मीद है मुझे कि आप लोगों का सिबलिंग और सब स्पीशीज का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा कि ये बहुत कंफ्यूज करता है। सिबलिंग और सब, इन दोनों का ज्योग्राफिकल एरिया सेपरेट होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन मतलब ये बहुत सिमिलर स्पीशीज होती हैं। सिबलिंग और सब दोनों ही बहुत ही सिमिलर होती हैं। इनमें फ़र्क होता है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का। अगर दो स्पीशीज बहुत सिमिलर हैं, उनमें माइनर सा मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस है और वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं एक ही एरिया में रहते हुए, इस तरह भी कि वो दोनों एक ही दरख्त का घोंसला शेयर करें, फ़र्ज़ करें उनका नेस्ट एक दरख्त पर हो, लेकिन वो आपस में रिप्रोड्यूस ना कर रहे हों, दिखने में भी ऑलमोस्ट सेम हो, तो उनको आप कहते हैं सिबलिंग। सब ये होगा कि वो फासले पर ज़रूर हों लेकिन उनके दरमियान में रिप्रोडक्शन पॉसिबल हो और वो रिप्रोड्यूस करें भी, वो सब स्पीशीज हैं। यानी इतने दिखने में सिमिलर हों कि किसी एक कैरेक्टर की बेस पे तो आप उनको डिफरेंट स्पीशीज काउंट कर लें। जैसे कुछ होते हैं जैगुआर के अलावा ये जो बिल्ली की फैमिली है, फेलिस फैमिली है, इसमें बहुत से ऐसे होते हैं जो कि दिखने में डिफरेंट भी होते हैं और सेम भी होते हैं, लेकिन वो उनमें से कुछ होते हैं जो सेम वाले रिप्रोड्यूस नहीं करते लेकिन डिफरेंट वाले कर रहे होते हैं। अब जो डिफरेंट वाले कर रहे हैं वो मे बी सब स्पीशीज हैं। तो इस हवाले से जो एक ही ज्योग्राफिकल एरिया शेयर करें, दिखने में मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट भी हों लेकिन रिप्रोड्यूस कर रहे हों, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना रहे हों, उनको आप सब स्पीशीज कहेंगे। और जो दिखने में सेम भी हैं और वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे, स्ट्रिक्टली एक दूसरे से अलहदा हैं किसी एक वजह से, और उसमें ज़्यादातर फीमेल प्रेफरेंस आती है, तो वो फिर जो है वो सिबलिंग स्पीशीज आ जाती है।
जी बेटा। सर ये जो हमें बिल्लियों की या डॉग्स वगैरह की मुख्तलिफ वैरायटीज नजर आती हैं, तो ये इनमें से इनकी कुछ सब स्पीशीज होती हैं और कुछ सिबलिंग्स होती हैं। इसमें ना पता क्या, मैं एक बात तो ये है ना कि हमें एक बात तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जाननी है। मतलब एक होता है ना कि एक लकीर खींच दी जाए, वो लकीर एक तो खींचे आप कि डॉग्स और कैट्स इनमें से बहुत से ऐसे हाइब्रिड हैं जो हाइब्रिड जोन की वजह से नहीं बने, बल्कि ये वो हाइब्रिड है जो हमने बनाए हैं खुद ही। तो अब इसमें उनकी विलिंगनेस है या नहीं है, या उन्होंने बकायदा किसी एक हाइब्रिड जोन में मेट किया है, ये मैटर करता ही नहीं है। ये तब पॉसिबल है जब सब कुछ नेचुरल हो, आर्टिफिशियल सिलेक्शन ना हुई हुई हो। हमने तो ज़्यादातर जो प्रोड्यूस किए हैं वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन की बेस पे किए हुए हैं, लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि ये सूटेबल होगा कि इनको हम सिबलिंग या सब कहें, क्योंकि ये नेचुरल नहीं है, नेचुरल सिलेक्शन नहीं है। जी एनी आप कुछ कह रही थी? तो सर मतलब आपके इन 2 लेक्चर्स का कंक्लूजन ये हो सकता है कि हम ज़रूरी नहीं है कि स्पीशीज़ में रिप्रोडक्टिव मतलब 2 डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, उनमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ही हो। अब जैसे टेम्पोरल आइसोलेशन है, इसमें रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट नहीं करते, लेकिन हम उन्हें डिफरेंट स्पीशीज़ कह सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल वो और क्या और इन द लेकिन क्या टेम्पोरल आइसोलेशन, बिहेवियरल आइसोलेशन, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं कि ये आइसोलेशंस रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन तक जाएं। मतलब अगर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन नहीं भी हो रही है, ज़रूरी नहीं है। जी ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि अगर 2 डिफरेंट कंट्रीज़ में 2 डिफरेंट इंसेक्ट्स या 2 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं और वो दोनों ऑर्गेनिजम्स अपने उस एक ज्योग्राफिकल बैरियर कह लीजिए या मौसमी बैरियर कह लीजिए, कोई भी बैरियर कह लीजिए, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे, तो अगर उनको मौका दिया जाता है और वो रिप्रोड्यूस कर जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप उनको अब कौन सा स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। आप उनको मॉर्फोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, इकोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आके आपका बायोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट जो है वो कहता है कि नहीं, ये दोनों रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड नहीं है। अगर वो वायबल और फर्टाइल बना रहे हैं तो, और उनमें हाइब्रिड ब्रेकडाउन भी नहीं हो रहा। इसीलिए यही तो मसला आता है। फिर आप गौर करें, यही तो मसला आ रहा है कि वो रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड ही नहीं है। अब बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट में आप बड़ा टिका के कह देते हैं कि रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है, तो ये तो है ही नहीं, तो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। और अगली शर्त कहते हैं कि अपने जैसे ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, वो बना भी रहे हैं। अब वो अपने जैसे ही है ना, माँ बाप जो है वो उन दोनों के जो कंट्रीब्यूशन उसी के जरिए वो ऑफस्प्रिंग बन रहा है, तो वो उन जैसा ही है। वो भी जो है वो अपना वायबल भी है, फर्टाइल भी है। यहाँ आके फिर आप स्पीशीज कॉन्सेप्ट चेंज करने पर मजबूर होते हैं। लेकिन सर हम ऐसे डिफरेंट स्पीशीज को आर्टिफिशियली मेड करा सके, वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन नेचुरली तो एक दूसरे को इनकाउंटर नहीं करेंगी ना। यानी कि जिनका कोर्टशिप रिचुअल्स ही डिफरेंट हैं, जिनका ब्रीडिंग सीजन ही डिफरेंट है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, वो तो फिर वही बात होगी ना, जब उनका डिफरेंट है ही है, जब उनका साइकिल डिफरेंट है, जब उनका फीमेल प्रेफरेंस डिफरेंट है, जब उनका टेम्पोरल आइसोलेशन हुई हुई है, तो बस अब फिर इतनी ज़्यादा आइसोलेशन जब लग जाती है ना, तो आप फिर उनको कहते हैं कि अल्टीमेटली ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हैं। ठीक है, अब आप एक तरफ से फीमेल पकड़ के लाएं, एक तरफ से मेल पकड़ के लाएं। अब उस फीमेल का जो ये बात आपको भी पता है कि जो अदर देन ह्यूमन और चिंपैंजी जो मेल और फीमेल होते हैं, इनमें मेल और फीमेल के भी रिप्रोडक्टिव साइकिल्स होते हैं। अब आप एक तरह से फीमेल को पकड़ के लाए, एक तरह से मेल को पकड़ के लाए, मेल का साइकिल चल रहा है, फीमेल का नहीं चल रहा, तब भी रिप्रोडक्शन नहीं होनी। फीमेल का चल रहा है, मेल का नहीं चल रहा, तब भी नहीं होनी। अब ये अल्टीमेटली रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाएगी। ये डिपेंड करता है किन ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है। अल्लाह अकबर। तो यहाँ पर जो है वो एक छोटा सा कंक्लूजन ये निकाल लेते हैं बेटा कि एलोपैट्रिक स्पीशिएशन जो है उसमें ये होता है कि वो इतने स्ट्रिक्ट ज्योग्राफिकल बैरियर के क्रॉस में होते हैं कि एलीलिक फ्रीक्वेंसी अल्टीमेटली उनको रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पर पहुंचा देती है, अगर वो एलोपैट्रिक में पेरीपैट्रिक हो जाए तो। और दोनों स्पीशीज़ एक दूसरे से इतने फासले, दोनों पॉपुलेशन एक दूसरे से इतने फासले पर चली जाएं कि अल्टीमेटली उनमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाए। लेकिन जो सिम्पैट्रिक है उस या पैरापैट्रिक है, उसमें भी एक बात ज़रूर जहन में रखनी है कि अगर पॉपुलेशन किसी वजह से सेपरेटेड है,
और उनके अंदर किसी भी वजह से रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आ जाती है, एलीलिक फ्रीक्वेंसी एक तो चेंज होती है। एलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज होना स्पीशीज़ के चेंज होना नहीं है। आप इस वक्त जेहन में रखिए, ये दो डिफरेंट बातें हैं। एलीलिक फ्रीक्वेंसी माइक्रो एवोल्यूशन पे लेकर जाती है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मैक्रो एवोल्यूशन पर लेकर जाती है। ये अब आप लोगों को यहाँ एक और बात बता देता हूँ मैं आपको। जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है, इसका मतलब है कि अब वो मैक्रो एवोल्यूशन हो चुकी है, अब वो डिफरेंट स्पीशीज हो चुकी हैं बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट के मुताबिक, ठीक है। तो सिम्पैट्रिक या पैरापैट्रिक में अगर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आ जाती है अल्टीमेटली किसी भी वजह से, हाइब्रिड जोन काम नहीं कर रहा या कोई भी रीज़न है, उनके दरमियान में अगर कोई भी रीज़न है, टेम्पोरल है, बिहेवियरल है, मेट सिलेक्शन है, पोस्ट जाइगोटिक बैरियर है कि जाइगोट बन के ख़त्म हो जाता है, तो ऐसी सूरत में वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हैं। मेटिंग का मतलब ये नहीं है कि वो रिप्रोडक्टिवली सक्सेसफुल है। रिप्रोडक्टिवली सक्सेसफुल का मतलब ये है कि वो फर्टाइल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर वो तमाम बैरियर्स क्रॉस हो रहे हैं तो फिर तो उनको आप कह देते हैं कि ये सब स्पीशीज हो सकती है। लेकिन अगर वो आगे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं कर रहे, मेटिंग अटेम्प्ट भी हो रही है और फिर भी वो जो है वो ऑर्गेनिज्म उनके नहीं बन रहे, तो बस फिर वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हैं। बात को, जैसे भी एनी ने सवाल किया ना, हम कोशिशें करते हैं कि हम बात को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करें, लेकिन अगर अगर जो रिप्रोडक्टिवली सक्सेसफुल हैं और रिप्रोडक्टिवली सक्सेसफुल होने के साथ साथ वो मॉर्फोलॉजिकली भी डिफरेंट हैं, तो उनको सब स्पीशीज कहना शुरू कर देते हैं हम। लेकिन अगर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो गई है, वो किसी भी वजह से है, वो जो शुरू की चंद रीजंस लिखी हुई हैं, वो जो 8-9 रीजंस लिखी हुई हैं, उनमें से कोई भी रीजन है, लेकिन अगर वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है नेचर में, क्योंकि हमने भी क्या बात की, अगर हम उनको क्लोज ले आए, हम नहीं मैटर करते, नेचर मैटर करती है। अगर नेचर में वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हैं तो बस फिर वो डिफरेंट स्पीशीज हैं और मैक्रो एवोल्यूशन हो गई है। ले बेटा 11 मिनट हो गए। इंशाल्लाह बाकी कल करते हैं। आप लोगों को सवाल हुआ तो मुझे भेज दीजिएगा।